अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खालिद टैग। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश बेसिकली क्या होते हैं, हम इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आपको मिल सके इजीली। ठीक है, सो चलिए हम इस पर शुरू कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली ये तकरीर के एक हिस्से को कहा जाता है। ठीक है, इन इंग्लिश हम इसको किस तरह से कंसीडर करेंगे और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो आइए चलिए हम मज़ीद समझ लेते हैं। काइंडली मेरी वीडियो पे फोकस जरूर रखिएगा क्योंकि विदाउट फोकस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, सो अपना प्रॉपर इसके ऊपर कंसंट्रेशन के साथ जो मैं बात कह रहा हूँ उसे सुनते रहिएगा ताकि आपको जो वीडियो में कोई भी मसला हो तो वो क्लियर हो सके। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, ईच ऑफ देम हैज अ स्पेसिफिक यूजेज। ठीक है, उन सब का एक अलग अलग मखसूस यूज है। अब वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं, तो वन बाय वन हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको मजीद देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मेरे पास लिखा हुआ है अ नाउन। ठीक है, जो है नाउन हमारे पास वो पहला पार्ट है। ठीक है, स्पीच का। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नाउन की डेफिनेशन को। नाउन की डेफिनेशन ये कह रही है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या है, वो किसी भी चीज़ के हम नाम को कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे रॉबर्ट मैन, यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। रॉबर्ट मैन, बास्केटबॉल, कंप्यूटर, डॉग, पेरिस, एशिया एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल्स जो है ये नाउन की हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ अ नाउन आर इन सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने सेंटेंस एग्जांपल्स के अंदर भी हाईलाइट किया हुआ है, सो यहाँ पर से भी आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक रॉबर्ट इज अ काइंड पर्सन। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट जो है वो एक नाउन है। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन का नाम है। एंड पर्सन इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कॉमन नेम। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको वी कैन आल्सो से दिस टू द नाउन, बट अकॉर्डिंगली अगर हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस पर जाते हैं, आई प्ले बास्केटबॉल एवरी संडे, इसका मतलब बास्केटबॉल जो है वो क्या है, नाउन है, और संडे भी हमारे पास नाउन कंसीडर किया जा रहा है। द नेक्स्ट मंडे इज अ पब्लिक हॉलीडे। ठीक है, इसका मतलब जो मंडे है इन सेंटेंस के अंदर वो क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है और यहाँ पर लिखा हुआ है माई फादर वर्क्स इन स्कूल एज अ टीचर। मेरे फादर जो है वो स्कूल में काम करते हैं एज अ टीचर। तो यहाँ पर स्कूल जो है वो हमारे पास एज अ नाउन कंसीडर किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर मिसाल ली जाए तो नाउन किसे कहते हैं, वो किसी भी चीज़ के नाम को कह सकते हैं। सिटी का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है, और किसी भी एक्सवाइजेड आइडिया का नाम हो सकता है। सो वो नाम कंसीडर होगा और उसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप के नाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या कह रहा है, प्रोनाउन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और उस पर हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, ये बता रहा है अ प्रोनाउन is just a replacement or a subtitle for the noun in a sentence. It can be a personal pronoun, dependent pronoun, relative pronoun और reflexive pronoun। ठीक है, इस तरह से इसने कैटेगरी दी हुई है। यहाँ पर ये बता रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, डिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। ये बेसिकली पार्ट्स हैं इसके ना, काइंड्स हैं प्रोनाउन की। जब हम इसका मजीद लेक्चर पे चलेंगे तो मैं आपको डिटेल वाइज बता दूंगा कि नाउन की भी कितनी टाइप्स हैं और प्रोनाउन की भी कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रोनाउन किस तरह से काम करता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन बेसिकली जो काम करता है वो कैसे काम करता है। प्रोनाउन बेसिकली हमारे पास नाउन की रिप्लेसमेंट के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी जो रेपिटेशन होती है उससे भी रिमूव कर रहा होता है। ठीक है, मतलब जो नाउन की रेपिटेशन होती है। अब एग्जांपल्स में हम यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जांपल्स में मैंने लिखा हुआ है ही, शी, इट, दे, यू और एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन हैं जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं, बट हमें जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो फुली अंडरस्टैंड करनी है ताकि वो हम इजीली गेट कर सकें कि बेसिकली प्रोनाउंस किस तरह से और उसका क्या मीनिंग हो रहा होता है। ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस आर इन सेंटेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दे बोथ आर गुड बास्केटबॉल प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ पर दे जो कंसीडर कर रहा है वो किसको इंडिकेशन दे रहा है, बास्केटबॉल प्लेयर्स। प्लेयर्स इज लाइक नेम एज अ नाउन एंड दे आर बेसिकली इंडिकेटिंग द प्लेयर्स कि वो जो है क्या है, बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से यू हैव टू कम टू माई बर्थडे पार्टी। अब यू किसको कंसीडर किया जा रहा है, यू सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है। अब सेकंड पर्सन कोई भी एक नाम हो सकता है, शख्स हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। ठीक है, उनका भी कोई एक नाम हो सकता है, मीन्स वो नाम ही कंसीडर किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यू जो है वो उस नाम की जगह ले रहा है, जस्ट लाइक यू।
मैं आप सेकंड पर्सन आपको भी कह सकता हूँ, लाइक यू हैव टू कम टू माय बर्थडे पार्टी। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है और उसमें लिखा हुआ है शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर, वो अपनी मम्मा को खत लिख रही है। ठीक है, अब इसी तरह से शी और ही कंसीडर किया जा रहा है। शी मतलब वो कोई लड़की हो सकती है और उसका कोई नाम हो सकता है। इसी तरह से हर मदर से कंसीडर ये किया जा रहा है कि उस लड़की की अम्मी, ठीक है, उस लड़की की अम्मी भी एक पर्सन है और उनका कोई नाम हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर कंसीडर किया जा रहा है। सो बेसिकली वो हम रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ही हैज बीटन चेस इजिली, उसने जो है वो चेस आसानी से जीत लिया है, या मतलब वो जीत चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन बेसिकली एक एग्जांपल और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टूड हो सके। मैं यहाँ पर एक और कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि किस तरह से रिप्लेसमेंट को रिमूव कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अहमद, रिपीटेशन को रिमूव करने वाला कोई सेंटेंस नहीं था तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा अहमद, अहमद को मैं यहाँ पर एक नाम है किसी शख्स का और ये नाउन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर नाउन वाले सेक्शन में आपको बताया था कि जो किसी शख्स का नाम होगा या किसी जगह का या किसी प्लेस का, वो नाउन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अहमद लिख रहा हूँ तो ये भी एक शख्स का नाम है, तो हम इसे नाउन कहेंगे। और अब हम देखेंगे कि नाउन की रेपिटेशन को किस तरह से ये रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अहमद इज अ बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अहमद है, ये एक नाउन कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ही मैंने दिया है और ही ये बता रहा है कि हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, अहमद को। अहमद क्या है, बॉय है, तो बॉय की जगह पर हम ही यूज करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ही यूज किया है। वो किस लिए कि हम उसको बार बार रिपीट ना कर सकें अहमद को, और यहाँ पर जस्ट हम ही लगाकर उसे बयान कर सकें। सो दैट इज रिमूविंग द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। मतलब कौन से नाउन की, अहमद एक नाम है और इसकी रेपिटेशन को ही रिमूव कर रहा है। आई होप कि ये वाला भी आपको मेरी बात ये जो कंसेप्ट है ये भी समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास थर्ड पॉइंट पर वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब क्या है चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। A verb is a part of speech used in a sentence to express any action and existing reality. The verb is classified into two parts. One is the main verb and the other is a helping, जिसको हम auxiliary verb भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि verb जो है वो भी एक पार्ट है स्पीच का, और जो कि ये सेंटेंस में यूज किया जाता है किस लिए और कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर हम किसी भी एक्शन को या किसी भी एग्जिस्टिंग रियलिटी को शो कर रहे हो, मतलब कोई भी एक एक्शन जो कि हमें रियल फॉर्म में नजर आ रहा हो। ठीक है, द वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, जो कि बता रहा है कि जो एक पार्ट है वो मेन वर्ब होता है और जो दूसरा पार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक चार्ट बनाया हुआ, उस चार्ट से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम सेंटेंस में अक्सर लिख रहे होते हैं, यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। वर्ब कैन बी चेंज अकॉर्डिंगली बाय द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मतलब वो उसके मुताबिक ही चेंज होगा जो सेंटेंस हमारा गिवन होगा। ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन है हमारे पास ही, जैसे मैंने आपको ऊपर वाली वीडियो में बताया। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब है हैज। हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि ही हैज प्लेड बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेल चुका है। इसका मतलब ही कौन है, प्रोनाउन यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है चार्ट में, और हेल्पिंग वर्ब में हैज लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हैज जो है वो ही से रिप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि ही जो है सिंगुलर थर्ड है, और हैज और हैव का कॉन्सेप्ट जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अंडरस्टूड कराने के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, क्योंकि इसका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा। प्लेड मीन्स कोई यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी है, इसीलिए इसको मैन वर्ब का किरदार अदा किया गया है। और इसी तरह से बास्केटबॉल एक नाउन है, जिसको हमने ऊपर बास्केटबॉल के अंदर नाउन वाले सेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दे है, दे आर वॉचिंग मूवी। तो इस तरह से ये भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि दे जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो एक से ज्यादा शख्स की बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास कंसीडर होता है थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह से आर जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है एक सेंटेंस का, और वॉचिंग जो है वो मेन वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से मूवी है वो एक नाम है, किसका नाम है, एक मूवी को हम जो जस्ट लाइक मूवी इज अ नेम और इज कंसीडर्ड एज अ नाउन। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल्स ऑफ अ वर्ब आर इन अ सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस के अंदर हम वर्ब को किस तरह से देखेंगे, जस्ट लाइक ही इज बेगिंग टू सेव हर मदर्स लाइफ इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, वो जो है भीख मांग रहा है अपनी वालदा की जिंदगी को सेव करने के लिए डॉक्टर के आगे।
इसी तरह से हमारे पास वर्ब है. वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस any action and existing reality. The verb is classified into two parts. One is the main verb and the other is the helping auxiliary verb. ठीक है, तो यहाँ पर verb कह रहा है verb can be changed accordingly by the tense of a sentence. इसी तरह से एक चार्ट बना हुआ है. चार्ट में अंडरस्टूड है, प्रोनाउन का सेक्शन है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब, उसके बाद नाउन. जब प्रोनाउन जो है वो मैंने आपको बताया ये नाउन की जगह पर यूज होता है और ये उसकी जो है रिपीटेशन को भी रिमूव कर रहा होता है. ठीक है, इसी तरह से मैंने हेल्पिंग वर्ब का आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया था. तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली वो होते हैं जो कि मेन वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं. ठीक है, मतलब मेन वर्ब को सपोर्ट देने के लिए यूज किए जाते हैं. मतलब उससे पहले कोई भी उसका मीनिंग निकल रहा होगा तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, विल बी होता है और जस्ट लाइक हैव हैज होता है और हैज बीन भी होता है समटाइम्स. तो इस तरह के कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे जब हमारा कंप्लीट वर्ब का सेक्शन आएगा. ठीक है, जिसमें हम वर्ब की टाइप्स को बता रहे होंगे. ठीक है, इसी तरह से मेन वर्ब है. मेन वर्ब जो होता है वो बेसिकली एक एक्शन वर्ब को कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्लेड, प्लेड मतलब वो खेलता है या खेल रहा है. ठीक है, या उसने खेला. अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर सेंटेंस दूसरा दिया गया है तो इसका मतलब होगा ही हैज प्लेड बास्केटबॉल. वो बास्केटबॉल खेल चुका है. तो बास्केटबॉल यहाँ पर नाउन कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि बास्केटबॉल एक खेल का नाम है. ठीक है, और ये मूवी है, ये कॉमन नेम है तो ये भी नाउन ही कंसीडर किया जाएगा. इस तरह से वॉचिंग है वो मेन वर्ब है और आर जो है वो बता रहा है हेल्पिंग वर्ब जो कि दे आर वॉचिंग, वो क्रिकेट खेल, दे आर वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे हैं. इसी तरह से ही हैज प्लेड बास्केटबॉल, वो क्रिकेट खेल चुका है, बास्केटबॉल खेल चुका है. तो यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब आर इन सेंटेंसेस, देख लेते हैं. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है और इसमें ये बता रहा है ही इज बेगिंग टू सेव अवर मदर्स लाइफ इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर. वो अपनी वालदा की लाइफ की भीख मांग रहा है. किससे? डॉक्टर से. तो वो अपनी डॉक्टर से जो है वो अपनी वालदा की जान बचाने के लिए भीख मांग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हेयर बेगिंग क्या है? इज द मेन वर्ब दैट रिप्रेजेंट्स एक्शन, जो कि किसको, एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से इज जो है वो इज द हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस एक्शन में हेल्प कर रहा है. इज बेगिंग, बेगिंग बेसिकली इज द फोर्थ फॉर्म और ये मेन वर्ब भी कंसीडर किया जा रहा है. ठीक है, इसी तरह से माइकल इज राइटिंग अ नॉवेल अबाउट वाइल्ड लाइफ हेरिटेज. ठीक है, इस तरह से शी इज स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, कि वो जो है ऑडियंस के सामने मुस्कुरा रही है. ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम ले सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं वर्ब के अंदर. जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर लेके एक दो सेंटेंस में यहाँ पर लिख लेता हूँ. मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. तो यहाँ पर जो प्लेज है वो क्या है? नाउन, वो वर्ब है. ठीक है, वो मैन वर्ब है. जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम अ बॉय, एक सेंटेंस है और इसमें वर्ब कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके अंदर हम वर्ब को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजी एक्सेस इसको ले सकते हैं. बाकी ये लेक्चर है, बाकी हम जब प्रैक्टिकली जब टेंसेस के ऊपर जाएंगे तो इनको क्लियरली समझ सकेंगे. बेसिकली हमने कहाँ पर एम, कहाँ पर आर, कहाँ पर इज और कहाँ पर हमने हैव हैज और इसी तरह से जो डिफरेंट वर्ब्स हैं वो कहाँ पर यूज़ करनी है. ठीक है, सो जस्ट ओवरव्यू लेंगे. वर्ब का काम क्या होता है? वर्ब का काम बेसिकली ये होता है कि वो एक्शन को शो करता है और जस्ट हमारे पास एज एन हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रहा होता है. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब. सो जब हम इसका मजीद लेक्चर पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छे तरीके से. लेकिन ये ओवरव्यू है तो ओवरव्यू में जस्ट इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या होता है? बेसिकली वही पार्ट ऑफ स्पीच होता है और इसकी डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ सके कि बेसिकली एडजेक्टिव कहाँ पर और किस लिए यूज़ किया जा रहा है. एडजेक्टिव जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है. एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ सेंटेंस. तो सेंटेंस में यूज होता है, किस लिए यूज होता है? दैट डिस्क्राइब्स मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि नाउन के और प्रोनाउन के बारे में बता रहा हो, जो इनकी जो है तारीफ बयान कर रहा हो या जो भी मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन हो वो बयान कर रहा हो, मतलब मोर उसके बारे में बताए, डिस्क्रिप्शन बताए उसके बारे में. ठीक है, टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल पर्सन और अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. और ये समटाइम्स ऑब्जेक्ट को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है और वो पर्सन को और किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है. ठीक है, सम आर्टिकल्स लाइक एंड द
आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स। जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें भी हम जो है एडजेक्टिव कहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये भी डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। और हाईलाइट मीन्स डिस्क्राइब करना, और वो भी किसी नाम या फिर प्रोनाउन को। जब मैं आपको इसकी अलग एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि उसमें आप लोगों को इजीली समझ आ सके कि आर्टिकल्स को एडजेक्टिव्स क्यों कहा जाता है और कहाँ पर हमने आर्टिकल्स को यूज़ करना है और किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर इन सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ, द डॉल्फिन इज अ वेरी इंटेलिजेंट फिश देन ऑल फिशेस, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, द गॉर्जियस लेडी कमिंग टुवर्ड्स अस, Sidan is one of the bravest men in his team, he is a good boy, I am your best friend, ठीक है। इसी तरह से ये दो सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपसे पूछूंगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आप काइंडली इसको नोट डाउन करके बताइएगा। और यहाँ पर हम पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं और उसमें बता देते हैं कि आपको कहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है और कैसे ये कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डॉल्फिन है, द डॉल्फिन बेसिकली द डॉल्फिन इज अ नेम, इज अ नाउन, ठीक है। इज अ वेरी इंटेलिजेंट फिश देन ऑल फिशेस, ठीक है। ये बता रहा है कि जो डॉल्फिन है वो सबसे तमाम फिशेस से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसी तरह से डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लिखा हुआ है द गॉर्जियस लेडी। अब ये गॉर्जियस किसको कह रहा है? लेडी को। लेडी इज अ नाउन, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स अस, कि जो खूबसूरत लेडी है वो हमारी जानिब आ रही है। सिदान इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन इन हिज टीम, ये बता रहा है सिदान इज अ नाउन बेसिकली, और वो जो है वो अपनी टीम का सबसे बहादुर आदमी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज अ गुड बॉय, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिकली मैं 3 सेंटेंसेस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकें कि यहाँ पर जो है वो हमारा एडजेक्टिव कहाँ एडजस्ट हो रहा है और वो किस तरह से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ और उसको आपने बताना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेंटेंस ले लेता हूँ जस्ट लाइक, इस सेंटेंस में से, इन तीनों सेंटेंसेस में से आपने मुझे फाइंड करके बताना है कि यहाँ पर एडजेक्टिव कहाँ है, ठीक है, इन तीनों सेंटेंसेस में। मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। इसी तरह से आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि 4 बहुत हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट जब इसका पढ़ेंगे तो उसमें हम एडवर्ब्स और इसी तरह से जो मजीद इसकी कैटेगरी हैं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन एंड ऑल, उसको हम मजीद डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि मेरी बात जो आप लोगों को बताइए समझ आई हो, और अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा और मैं आप लोगों को तमाम चीज़ों को बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह निगहबान।